हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज हम जिस सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, द हाउ टू एनालाइज अ माइनिंग बिजनेस, उसका सेशन 9 है एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द सीरीज। उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने 1 to 8 सेशंस देखा होगा और उससे काफी लर्निंग्स आपको मिली होगी। अगर आप किसी वजह से डायरेक्टली सेशन 9 में लैंड किए हैं तो मैं ऊपर आई बटन में अपना प्लेलिस्ट दे दूंगा, जहां पर आपको सारा सेशन 1 से लेके सेशन 8 तक सारे डिस्कशन आपको मिल जाएंगे, सारी सीरीज मिल जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सेशन 1 2 लाइन बाय लाइन देखते हुए सेशन 9 पे आए, तब आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा कि किसी भी सेक्टर को, किसी भी बिजनेस को, स्पेशली ये माइनिंग सेक्टर को जो हम डिस्कशन बढ़ा रहे हैं, कि उस सेक्टर को कैसे एक एक करके क्या क्या फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सीखेंगे कि माइनिंग सेक्टर में जो लास्ट पॉइंट है वो क्या ध्यान रखने का है, और एक बार एक सिनॉप्सिस करेंगे कि ओवरऑल अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कशन किए। तो लास्ट पॉइंट जो है दैट इज एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क विच आर फेस्ड बाय माइनिंग कंपनीज, की माइनिंग कंपनीज को क्या क्या एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क फेस करने पड़ते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। तो ये तो हमें भी कहीं ना कहीं समझ में आता है कि जितनी माइनिंग कंपनीज है वो लोग काफी उनका जो एक्टिविटी ऐसा होता है ना, जो इन्वायरमेंट को थोड़ा डैमेज पहुंचाता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसीलिए सरकार का नजर और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो होता है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना कर पाए, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज ना पहुंचा पाए। एट द सेम टाइम ये लोग अपने बिजनेस को भी कैरी ऑन कर पाए, क्योंकि इनका बिजनेस भी हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए काफी नेसेसरी है। In addition, many times mines many times mines are in remote areas with forest cover, and mining companies must cut trees for the development of mines to extract the minerals। तो बहुत बार ऐसा होता है कि माइनिंग कंपनीज को अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने माइनिंग एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए वहां आसपास थोड़े जंगलों को काटने पड़ते हैं, विच इज टोटली अगेंस्ट द एनवायरमेंट। और हम लोग या कॉमन पीपल लोग को कभी पसंद नहीं आएगा कि जंगलों को काटा जा रहा है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें चीजों को, तो सरकार को अपनी माइनिंग एक्टिविटीज को भी कैरी ऑन करना है, नहीं तो वरना हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ये एक मिडिल पाथ ढूंढने का कोशिश होता है कि किस तरह हम अपने पोल्यूशन कंट्रोल भी कर पाए, एनवायरमेंट को बचा भी पाए, एट द सेम टाइम माइनिंग एक्टिविटीज भी कैरी ऑन कर पाए। One of the waste product produced by many mines is tailings, a finely grounded rock, which contains many harmful materials। तो एक जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो माइनिंग एक्टिविटी का, वो होता है टेलिंग्स। टेलिंग्स क्या होता है? एक फाइनली ग्राउंडेड रॉक होता है जिसमें बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स पाए जाते हैं। द टेलिंग्स स्टोरेज फैसिलिटी नियर द माइन is a health hazard for workers, and the local population and companies must spend resources to manage the same। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि जो टेलिंग्स निकलते हैं उसको स्टोर करती है जितने भी कंपनीज या जो भी ऑपरेट करते हैं माइनिंग में। तो ये टेलिंग्स को ऑपरेट करने के लिए, ये टेलिंग्स को स्टोर करने के लिए वो लोग एक स्टोरेज फैसिलिटी माइंस के आसपास ही बनाते हैं। बट जैसे जैसे वहां पर टेलिंग्स धीरे धीरे स्टोर होते जाता है, बढ़ते जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आसपास जो लोग रहते हैं या जो माइंस पे जो लेबर लोग काम करते हैं, वर्कर्स लोग काम करते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स देखा गया। तो वहां पर क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन हो गया, उन लोग को भी तकलीफ होती है, जो वर्कर्स हैं उनको भी तकलीफ होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कंपनीज थोड़ा सा खर्चा करें और इस टेलिंग्स को प्रॉपरली मैनेज करने का काम करें। अगर कंपनी ये नहीं कर पाती है तो वहां पर सरकार उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेती है। तो इसीलिए रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में सरकार पूरे कंपनी को जिम्मेदारी देती है कि अगर आप ऐसा कुछ पॉल्यूशन कर रहे हो, ऐसा कोई हेल्थ हजार्ड आपके एक्टिविटी के वजह से हो रहा है, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी आपको खर्चा करना है या जो भी एक रिसोर्स मैनेज करना है, आपको ही करना पड़ेगा। तो माइन टेलिंग्स हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर सॉइल कंटेमिनेशन होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होने लगता है, फिर वाटर, आसपास जो वाटर होते हैं वो भी पोल्यूट होने लगते हैं धीरे धीरे, लैंडस्लाइड्स होने लगता है, क्योंकि हम लोग आके
देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में और इस तरह से हिली एरियाज में कितने लैंडस्लाइड्स बढ़ गए हैं लास्ट 2 साल में। तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल डैमेज का जो रीजन होता है ना, कि माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं, फार्मिंग एंड ऑक्यूपेशंस को डैमेज होने लगता है कि वहाँ के सॉइल पॉल्यूट हो जाते हैं, तो फार्मिंग एक्टिविटी ठीक से नहीं होता है, लोग वहां पर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो ऑक्यूपेशन को भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो many times due to harmful impacts of illegal mining, courts have come down heavily on mining industry। तो बहुत बार देखा गया है कि माइनिंग एक्टिविटी का जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स है उसके वजह से जो कोर्ट्स है, अपने सुप्रीम कोर्ट हो गया या उस स्टेट का हाई कोर्ट हो गया, दे हैव कम डाउन हेविली ऑन माइनिंग इंडस्ट्री। यानी वो लोग ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि काफी स्ट्रिक्ट है कि आप किसी भी तरह से गलत काम नहीं कर सकते, which has also included a complete ban on mining activity in specific area। और यहाँ तक कि ऐसे नियम भी निकले हैं कि कुछ स्पेसिफिक एरिया में वहाँ के कोर्ट ने या सरकार ने माइनिंग एक्टिविटी पे पूरी तरह से बैन लगा दिया कि यहाँ पर आप माइनिंग कर ही नहीं सकते। तो इसका इम्पैक्ट अब समझना है कि कंपनीज पे क्या होता है, कि कंपनी ने, आप समझो अगर आप बिजनेसमैन हो और आप माइनिंग एक्टिविटी में काम कर रहे हो तो बिजनेसमैन के थॉट ऑफ पॉइंट व्यू से सोचो, तब आप एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाओगे कि बिजनेसमैन ने बहुत रुपया खर्चा किया, पहले तो माइंस के लिए बिडिंग किया, बिडिंग करने के बाद सरकार को बिडिंग अमाउंट दिया और माइंस को अपने पास लिया, फिर माइंस को डेवलप करने में 5-6 साल लगाया, डेवलपमेंट में पूरा खर्चा किया, वहां रेलवे ट्रैक्स बिछाना है या माइनिंग डेवलप करना है या फिर कुछ उतना 5-6 साल उसने इन्वेस्ट किया, और फिर जब उसने माइनिंग एक्टिविटी चालू किया तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक्टिविटी पे बैन लगा दिया कि आप यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते। अब अगर आप बिजनेसमैन हो तो सोचो आपको कितना बड़ा झटका लगेगा कि आपने तो इतना खर्चा किया माइनिंग में, 5-6 साल डेवलप करने में लगा दिया माइंस को, और उसके बाद आपको माइनिंग भी करने नहीं दिया जा रहा। तो इसीलिए जब भी ऐसा कोई बैन लगता है किसी स्पेसिफिक एरिया पे या किसी स्पेसिफिक माइंस पे, तो आप देखोगे कि कंपनी के शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, स्पेशली अगर ऐसी कंपनी है जिसके पास एक या दो ही माइन है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है उनका बिजनेस, तो उनके शेयर प्राइस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए, एज एन इन्वेस्टर हमें कंपनी के बैलेंस शीट प्रॉफिट से मतलब होता है जनरली, बट एट द सेम टाइम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोशल बीइंग, हमें सोसाइटी का पॉइंट ध्यान भी रखना पड़ता है कि कंपनी अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही है, बहुत ज्यादा आ, चीजों को लाइटली ले रही है, तो वहां पर कोर्ट को अपना जो काम करना है वो भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बैलेंस वाला चीज हो जाता है जहां पर कंपनी का भी जिम्मेदारी होता है कि आप माइनिंग कर रहे हो और हेल्थ हजार्ड हो रहा है तो आप भी ध्यान से काम करो, और जो भी आपको एक्शन लेना है या जो भी आपको प्रोविजंस बनाना है कि कैसे मैं पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो भी आप करो। एंड एट द सेम टाइम कोर्ट का भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बारे में सोचे। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, बट एज एन इन्वेस्टर हमें तो कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते हैं उससे मतलब होता है। Due to significant environmental impact of mining minerals like coal, iron ore, etc., nowadays governments are promoting the use of renewable energy as well as using scrap instead of ore to produce metal, which may impact the demand for fresh mining of minerals। तो अब क्वेश्चन आता है जो मैं बात बोल रहा था कि मिडिल पाथ ढूंढना है। अब आप अगर स्टील प्रोड्यूसर हो तो आपको आयरन ओर चाहिए, अगर सरकार आयरन ओर के माइनिंग पे रोक लगा देगी तो स्टील का फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो वहां पर मिडिल पाथ क्या है, सरकार बोल रही है कि हम ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आए या ऐसा सिस्टम लेके आए जहां पर सरकार प्रमोट कर रही है स्टील कंपनीज को कि आप डायरेक्ट आयरन ओर हो सके जितना कम यूज करें, और स्टील के स्क्रैप, यानी स्टील ना दो तरह से बनता है आप समझो। एक होता है जहां आप प्रॉपर्ली आयरन ओर खरीदते हो और आयरन ओर से आयरन बनाते हो एंड देन आयरन से स्टील बनाते हो, दैट इज वन वे। सेकेंड वे होता है जहां पर आप आयरन ओर और आयरन वाला इस प्रोसेस में नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली स्टील का स्क्रैप्स लेते हो और स्क्रैप से फिर एक नया स्टील बनाते हो। तो सरकार अभी सेकंड प्रोसेस को प्रमोट कर रही है। सरकार बोल रही है जितना हो सकता है आप स्क्रैप को यूज करें, और जितना ज्यादा आप स्क्रैप यूज करोगे उतना आयरन ओर का रिक्वायरमेंट कम होगा, तो माइनिंग हमें कम करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग।
तो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहला तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप सोलर और इस तरह से विंड एनर्जी और ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी के यूज से आप अपना फैक्ट्री चलाएं। तो क्या होगा, कोल का माइनिंग कम करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप स्टील बना रहे हो तो आयरन ओर के बदले स्क्रैप यूज करो, ताकि वहां भी माइनिंग एक्टिविटी में आयरन ओर का माइनिंग हमें कम करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। Similarly, changes in packing material with more use of plastics over aluminum or steel may impact the demand for mineral ores. तो at the same time पैकिंग में भी सरकार का ये है कि आप जहाँ पर अल्यूमिनियम और स्टील को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर अल्यूमिनियम का डिमांड ज़्यादा आ रहा है या स्टील का डिमांड ज़्यादा आ रहा है, तो माइनिंग ज़्यादा करना पड़ रहा है। उसके बदले आप प्लास्टिक्स को अगर यूज़ कर सको तो माइनिंग एक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट अगेन, प्लास्टिक इज ऑल्सो नॉट वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो प्लास्टिक को भी अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी इन्वायरमेंट को अल्टीमेटली थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाएगा। तो प्लास्टिक का अब क्या सब्स्टिट्यूट हम ढूंढ सकते हैं, दैट इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। बट अभी यहाँ बात हो रही है कि माइनिंग को अगर थोड़ा सा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो माइनिंग को अगर थोड़ा सा कम करना है तो अभी के लिए एक बार के लिए ऑप्शन ये है कि आप पैकिंग जो है जितना हो सके प्लास्टिक्स यूज करें। In addition to environment, mining operations significantly impact the lives of local population, which increase the social risk of mining companies. तो जैसा मैंने बताया, आसपास के लोकल पॉपुलेशन के हेल्थ के साथ बहुत बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसके वजह से माइनिंग कंपनीज काफी सोशल रिस्क क्रिएट करते हैं। Many times the development of new mines or expansion of existing mine leads to displacement of many people. On the other hand, occasions people encroach upon the land belonging to the mine, which adds to complexities of mining operations. तो यानी बहुत बार ये देखा गया है कि जहां पर माइन डेवलपमेंट होता है वहां पर एक्सपेंशन किया जाता है माइंस का, विच लीड्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेनी पीपल। तो लोग वहां पर जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो वहां से छोड़ छोड़ के जाने लगते हैं, तो वो एरिया थोड़ा सुनसान होने लगता है। या फिर लोग जोर जबरदस्ती उस एरिया को कब्जा लेते हैं जहाँ पर माइंस बनने वाला है या माइंस डेवलप हो रहा है, ताकि लोग वहां पर अवॉइड कर सके या लोगों जो कंपनी है उसको बोल सके कि आप यहाँ माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो जमीन के ऊपर वो लोग अपना कब्जा कर लेते हैं कि आप यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते, इससे हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होगा। तो बहुत बार देखा गया है कि कंपनीज और लोकल पीपल के बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया है और माइंस डेवलप नहीं हो पाया है। और सरकार को फिर थोड़ा-सा लोगों के बारे में सोचने की वजह से माइनिंग कंपनीज़ को उनका पैसा रिफंड करना पड़ा कि नहीं सॉरी, आप यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते हो, आपने जो पैसा हमें दिया था वो आप वापस ले लो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। Mining operations are labor intensive and significant number of employees from the local population और आसपास के लोकल पॉपुलेशन से ही वहां पर एम्प्लॉइज आते हैं। Therefore, it becomes essential for the company to be very cautious in dealing with the local issues to run its operation without interruption। इसलिए जो भी कंपनी वहां पर माइनिंग ऑपरेशंस करने वाली है, एक्टिविटी करने वाली है, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो आसपास के लोकल पीपल को किस तरह से मोटिवेट करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे और उन्हें आश्वासन दे कि आप हमारे यहाँ काम करिए, हम पूरा प्रिकॉशंस लेंगे कि जितना पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, जितना हेल्थ हजार्ड को अवॉइड कर सके, उतना हम करेंगे ताकि आपके लाइफ को, आपके हेल्थ को, आपके बच्चों को हेल्थ को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज हाउ कंपनी कैन वर्क इन फेवर ऑफ पीपल, कि कंपनी उनका विश्वास जीत सके कि नहीं, हम कुछ भी गलत होने नहीं देंगे, तभी वहाँ के लोकल पीपल वहाँ उनको काम भी करने देंगे, एट द सेम टाइम उन्हीं के माइंड्स में खुद लेबर बन के या वर्कर बन के काम भी करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द माइनिंग बिजनेस। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा 9 सेशंस हम लोगों ने किया उससे की टेक अवेज हमें क्या मिला, व्हाट आर द मेजर की टेक अवेज जो हमें लेके जाना है यहाँ से। तो वो ये है कि माइनिंग कंपनीज लैकिंग प्राइसिंग पावर। तो माइनिंग कंपनी सबसे पहले, क्योंकि ये कमोडिटी नेचर का है तो उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट सब एक जैसे होते हैं, ऐसा कोई ब्रांड नहीं होता है या ऐसा कोई प्रोडक्ट प्रेफरेंस नहीं होता है कि आपको क्यों ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ग्लोबली जो कमोडिटी के प्राइस है उसी प्राइस में आपको काम करना पड़ता है। नंबर टू, द इंडस्ट्री इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो इंडस्ट्री काफी कैपिटल इंटेंसिव है विथ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। तो इसमें 5-5 6-6 साल लग जाते हैं आपको माइन को डेवलप करने में, उसके बाद जाके आप वहां से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड जो है ना बहुत ज्यादा है। एंड कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, और हर बार आपको कांस्टेंट
कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। सिक्लिकलिटी ड्राइव्स अर्निंग वोलेटिलिटी, और क्योंकि बिजनेस इतना सिक्लिकल है, आपका अर्निंग्स कोई ऐसा श्योर नहीं है कि हर साल उतना अर्निंग्स आते रहेगा। कभी अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया तो आपका अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। और इकोनॉमी में अगर बूम आ गया तो अचानक से आप देखोगे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लिंक टू इकोनॉमिक साइकिल्स एंड डिलेड कैपेसिटी एक्सपेंशंस। Number four, operational efficiency and being a low cost producers are critical for survival. तो जैसा हमने बताया कि आपके पास प्राइसिंग पावर, जब मैं आप बोल रहा हूँ इसका बोलने का मतलब है मैं जानबूझ के ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आप एक बिजनेसमैन, एक माइनिंग कंपनी के बिजनेसमैन की तरह सोच सकें। तब जाके क्या होगा, जब आप एक बिजनेसमैन की तरह सोच पाओगे तब आप पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को एक्चुअली दिमाग में रजिस्टर कर पाओगे, और तब आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। तो इसीलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आप ही माइनिंग के बिजनेसमैन हो, तो आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा दीज आर माय चैलेंजेस, दीज आर माय अपॉर्चुनिटीज। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। अब क्योंकि आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, द ओनली वे यू कैन मेक प्रॉफिट इज बाय बीइंग द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। आप जितने सस्ते में प्रोडक्ट को बना पाओगे, माइनिंग कर पाओगे, वही आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग पॉइंट है। तो और वही आपके लिए सर्वाइवल के लिए भी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपका कॉस्टिंग लो नहीं होगा तो आप मार्केट के कॉम्पिटिटिव रेट में बेच नहीं पाओगे, और बेच नहीं पाओगे तो आप वैसे ही मार्केट से आउट हो जाओगे। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल गिव लार्ज माइनिंग कंपनीज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब स्मॉल माइनिंग कंपनीज क्या होता है, जब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है, लॉस मेकिंग होता है, तो वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं। जबकि जो लार्ज इकोनॉमीज है, जो लार्ज कंपनीज है, वो लोग थोड़ा सा 1-2 साल का डाउन टर्न भी होता है तो झेल लेते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल आए, आप बड़े स्केल पे काम कर सको, ताकि आपका कॉस्टिंग कम हो सके, और कॉस्टिंग कम होगा तो आप इकोनॉमी का स्लो डाउन को भी झेल पाओगे। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मिनरल्स, आप सिर्फ एक ही मिनरल्स पे डिपेंडेंट होगे, सपोज आपका सिर्फ आयरन ओर का ही एक माइन है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर स्टील का डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आयरन ओर का डिमांड कम हो जाएगा, तो आपका बिजनेस स्लो डाउन में चला जाएगा। तो बहुत जरूरी है आपके पास अलग अलग टाइप के मिनरल्स हो, ताकि किसी एक में अगर स्लो डाउन आ गया तो दूसरा आपके बिजनेस को बचा सके। वर्टिकल इंटीग्रेशन enhances margins and stabilizes revenue through value chain control। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हुआ कि आपके पास माइनिंग है, तो आप कोशिश करो कि अगर आप आयरन और माइनिंग कर रहे हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कोशिश करो कि आप आगे चल के फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर पाओ। आयरन ओर से आप आयरन खुद ही बना पाओ, पिग आयरन, और फिर पिग आयरन से आप स्टील खुद ही बना पाओ। तो ये हुआ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो क्या आप इतना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टर विल लुक फॉर इन अ लॉन्ग टर्म। और आपके सर्वाइवल के लिए, आपके ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप वर्टिकली इंटीग्रेट कर पाओ। माइनिंग फेसेस हेवी रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। और लास्ट, जैसा हमने आज समझा कि माइनिंग में बहुत सारा रेगुलेटरी चीजों को देखना पड़ता है। सरकार काफी स्ट्रिक्ट है माइनिंग एक्टिविटीज को लेके, स्पेशली कभी कभी कोर्ट्स भी बैन लगा देती है माइनिंग पे, अगर आपने पोल्यूशन का ठीक से ध्यान नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा तो। So this was all about our session on how to understand mining operations। उम्मीद करता हूँ आपको माइनिंग पूरा बिजनेस समझ में आया होगा। सॉरी, ये वीडियो लास्ट वाला वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, बस प्री ऑक्युपाइड विद समथिंग, बट उम्मीद करता हूँ रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, हम किसी नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और किसी नई इंडस्ट्री के बारे में। और जाते-जाते मैं ये बोलना चाहूँ, अगर आप इस तरह का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऐसा लर्निंग्स अच्छा लगता है, तो हमने आपके लिए एक कोर्स पूरा डेवलप किया है, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे भी है, ताकि आप सब कोई उस कोर्स को अटेंड कर सके। उसमें काफ़ी कंटेंट है। आप उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने वेबसाइट www.schoolofinvesting पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितने अलग-अलग सेक्टर्स को हमने कवर किया है। बहुत सारे पूरा हमने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, पीएल बैलेंस शीट्स और इनको कैसे समझते हैं, वो सारा कुछ उस कोर्स में है। एक बार आप कंटेंट को जाके देखिए, और अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में यूज़फुल हो सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है, तो डेफ़िनेटली आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ये सारे कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए है,
चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल मैंने रखा है, मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का, वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अ, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा। और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली। और भी 3-4-5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोज। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जांपल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देयर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स। जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं फॉर द स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।